जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर उन परीक्षार्थियों के लिए जो कक्षा 10 में इस साल बैठने वाले हैं। उनके लिए सामाजिक विज्ञान का सामाजिक विज्ञान का ये मॉडल पेपर है। तो चलते हैं बिना देरी किए आपको प्रश्न पत्र की दुनिया में। तो देखिए, पहला आपको सामाजिक विज्ञान में दिया गया है निर्देश। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। इसमें 2 खंड है। खंड आ से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाएंगे, बाकी आपको 50 नंबर की लिखित परीक्षा पूछी जाएगी। तो देखिए, पहले बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर चलते हैं। खंड आ से बहुविकल्पीय आ गया। पहला क्वेश्चन इस तरह से है राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से प्रारंभ हुआ? ये आपको बताना है कि किस देश से हुआ, वह है क्या। तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ है वह है कहाँ से? फ्रांस से चालू हुआ। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है, यानी फ्रांस आपका सही है। अगला क्वेश्चन, आ गया आपका, ये है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे, ये आपको बताना है। तो 1915 में लौटे। ठीक है, ये ऑप्शन आपको फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका का एल डोराडो किस लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण अमेरिका के एल डोराडो सोने के लिए प्रसिद्ध है। सोने के लिए नहीं, मतलब गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। वो सोना नहीं कि जो स्लीपिंग वाला सोना है। ठीक है, सोने के लिए पसंद है। अगला क्वेश्चन देखें, संसाधनों का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो संसाधनों का विकास जो है उनकी सभ्यताओं पर, उनकी प्रौद्योगिकी पर, या ये और बी दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सभ्यता है वह दोनों पर निर्भर करता है, ये और बी पर। अगला क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी नहीं करता है? संयुक्त वन प्रबंधन, तो चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, या वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो आपका कौन सही है? यही सही है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है कि किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं कर पाता है? तो इसमें कौन सही है आपका? ये उर्वरक का निर्माण भारत नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत है कृषि, यानी अधिकतर लोग किस पर डिपेंड करते हैं? कृषि पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से धात्विक खनिज है कौन? तो धात्विक खनिज कौन है? तांबा। ये अगला क्वेश्चन है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है? वह है वो ये NH31। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा सा देश है? कौन? उत्तरी यूरोप, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप या दक्षिणी यूरोप? तो कौन सा है? ये है आपका पश्चिमी यूरोप। अगला है, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का उत्तराधार विभाजन किसमें सत्ता साझा करने के प्रमुख रूपों में से एक है? तो वो है आधुनिक लोकतंत्र। क्या है? आधुनिक लोकतंत्र। ये अगला है, बेल्जियम कहाँ स्थित है? तो बेल्जियम अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या एशिया? तो बेल्जियम जो स्थित है वह कहाँ है? यूरोप में है। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, जाति, धर्म और लिंग आधारित किन मतभेदों से समाज को असमानता एवं विभाजन के रूप में दिखाई देता है? तो वह है सामाजिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का सामाजिक ढांचा किस पर आधारित है? तो भारत का सामाजिक ढांचा जातिवाद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से यह भी उम्मीद की जाती है कि वह ऐसी सरकार बनाए जो ... की आवश्यकता और अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करे। तो कौन से? नागरिक। कौन से? इसमें नागरिक सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख जो प्रेरक सिद्धांत है वह है आधुनिकता। अगला क्वेश्चन है कि विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो विकास का महत्वपूर्ण जो घटक होता है वह है आय। ठीक है। आय सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है खनन। ठीक है, ये सही है आपका। अगला क्वेश्चन आ गया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो राष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं उनका जो मेन उद्देश्य है वह है लाभ कमाना। ठीक है, ये सही है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारत में उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण लागू किया गया 1986 में। यानी ऑप्शन आपका कौन सही है? डी सही है। ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन आपके थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया था। अब आपके क्वेश्चन आ गए हैं खंड बा से। ये आ गया खंड बा। खंड बा से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है, 21वां क्वेश्चन है कि उत्तरवादियों की 1848 ईस्वी की क्रांति का अर्थ
लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, ये आपको बताने हैं और इससे आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए उदारवादियों, ये लिखा है उदारवादियों की 1848 ईस्वी की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। तो उदारवादियों की 1848 ईस्वी की क्रांति का अर्थ राजतंत्र का अंत और गणतंत्र की स्थापना करना था। इस क्रांति को लाने में मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा योगदान था। यही कारण था कि यहाँ राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए थे जो निम्नलिखित हैं। पहला है सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन। कुलीन वर्गों की अपेक्षा मध्यम वर्ग के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, जिससे कुलीन वर्ग की श्रेष्ठता कम हुई। महिलाओं को पुरुष के समान दर्जा दिया गया और सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भागीदारी का महत्व भी समझा गया। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, भू दासता और बंधुआ मजदूरों का अंत किया गया। 1848 ईस्वी में खाद्य सामग्री का अभाव एवं बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। अतः इसके समाधान के लिए उत्तरवादियों के द्वारा क्रांति एवं प्रदर्शन किया गया। और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन क्या है? राजतंत्र का अंत कर गणतंत्र की स्थापना की गई। महिलाओं को राजनीतिक मताधिकार दिए जाने की मांग की जाने वाली लगी। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरिया साम्राज्यों में उत्तरदायी मध्यम वर्गों की स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की अपनी मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। और अगर इसका देखिए डबल आंसर होता है, इसका अगर एक उत्तर और भी होगा, ये देखिए अथवा करके ये पूछा जाएगा कि 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से क्यों काम करवाने लगे, व्याख्या कीजिए। तो 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव की ओर रुख करने लगे थे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन कराते थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन बढ़ाया नहीं जा सकता था। यही कारण था कि व्यापारी गांव की ओर बढ़ने लगे। तो ये क्वेश्चन तो एक तो था। अगला है क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक विभाजन कब हुआ, इसके प्रमुख कारण बताइए। तो देखिए सामाजिक विभाजन तब हुआ जब कुछ असामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। इनके प्रमुख कारण क्या थे? अमेरिका में श्वेत और अश्वेत में अंतर सामाजिक विभिन्नता का मुख्य कारण बना, क्योंकि अश्वेत लोग सामान्यतः गरीब, बेघर और भेदभावपूर्ण स्थितियों के शिकार होते हैं। भारत में भी दलित सामान्य गरीब और भूमिहीन हैं। वे हमेशा भेदभाव एवं अन्याय का सामना करते हैं, जिससे सामाजिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और अंतिम है और अगला है समाज में यदि एक समान सामाजिक असमानताएं समाज में कई समूहों में उपस्थित हैं तो समाज के एक समूह के लोग दूसरे समूह के लोग से पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। अथवा करके दिया गया है, महामंदी समूचे विश्व में क्यों आई, स्पष्ट कीजिए। 1929 के आसपास महामंदी शुरू हो गई और 1930 के दशक में मध्य तक बनी रही। इस अवधि के दौरान संसार के अधिकांश देशों ने उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में अत्यधिक गिरावट को महसूस किया। महामंदी के लिए मुख्य रूप से दो कारक उत्तरदायी थे। पहला कारक था कृषि उत्पादन की अधिकता की समस्या का बने रहना था। इससे कृषि उत्पादों का मूल्य घट गया। किसान ने अपनी संपूर्ण आय को बनाए रखने के लिए उत्पादन का विकास करने का प्रयास किया। इससे
स्थिति खराब हो गई तथा कृषि उत्पादों का मूल्य और भी गिर गया। दूसरा कारक 1920 के दशक के मध्य में बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर के अपनी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया था। उत्तरी अमेरिकी पूंजीवादियों ने यूरोपीय देशों को ऋण देना बंद कर दिया। इससे यूरोप में कुछ बैंक धराशायी हो गए और मुद्रा का पतन हो गया, जैसे स्टर्लिंग। अमेरिका इस मंदी से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ क्योंकि बैंकों ने घरेलू ऋण वापस लेना शुरू कर दिया, जिससे ऋण वापसी के नाम से जाना गया किसान उपज नहीं बेच सके, परिवार बर्बाद हो गए और व्यवसाय बंद हो गए। अंततः अमेरिकी और बैंकिंग प्रणाली धराशायी हो गए क्योंकि बैंक निवेशों, एकत्रित ऋणों तथा जमाकर्ताओं के धन को लौटा पाना उनके बस में नहीं था। अमेरिका ने आयात करों को दोगुना करके मंदी में अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने का प्रयास किया, जिससे विश्व व्यापार बुरी तरह से ठप हो गया। अगला क्वेश्चन यह है, संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संसाधन नियोजन की प्रक्रिया निम्नलिखित चरण में होते हैं। पहला, देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना प्रमुख कार्य है। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना सम्मिलित है। उपयुक्त कौशल और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके संसाधन विकास के लिए योजना तैयार करना, संसाधन संबंधी विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं। संसाधनों की उपलब्धता अकेले शुरू नहीं हो सकती, इसलिए विकास की उचित प्रक्रिया, आवश्यक तकनीक व संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है। वर्तमान में यह कम नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन यह अथवा करके पूछा जाएगा, नागार्जुन सागर परियोजना के कोई 4 लाभ लिखिए। तो नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश के गुंटूर और तेलंगाना के नलगोंडा जिले के कृष्णा नदी पर स्थित निर्मित की गई। इस परियोजना में निर्मित बांध की ऊंचाई 88 मीटर तथा लंबाई 1450 मीटर है। इस परियोजना में प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। नंबर 1, आंध्र प्रदेश की 8.67 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई हो जा रही है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिससे 815.6 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, जो आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में घरेलू औद्योगिक उपयोग में ली जा रही है। इस परियोजना के नागार्जुन सागर जलाशय में मत्स्य पालन किया जा रहा है, जो स्थानीय लोगों को आजीविका उपलब्ध करा रहा है। नागार्जुन के निर्माण के दौरान की गई खुदाई में 3री सदी के बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, जिन्हें नागार्जुनी कोंडा संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। नागार्जुन सागर में पर्यटन और रोमांचक जल क्रीड़ाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला है। अगला क्वेश्चन है, बहुसंख्यकवाद से आप क्या समझते हैं? श्रीलंका में इसकी क्या महत्ता है? परिभाषा लिखिए। बहुसंख्यकवाद से तात्पर्य है कि यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने तरीके से देश पर शासन कर सकता है तथा इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, जब सिंहली समुदाय के नेताओं ने श्रीलंका में सरकार पर अपने बहुमत से वर्चस्व स्थापित करना चाहा। वर्ष
1956 में कानून पारित किया गया, जिसके अंतर्गत तमिल भाषा की उपेक्षा कर श्रीलंका ने सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया। विश्वविद्यालय में नियुक्तियों एवं सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को ही प्राथमिकता देने की नीति भी चलाई गई। नए संविधान में यह घोषणा की गई कि सरकार केवल बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देगी। इन सरकारी निर्णयों ने श्रीलंकाई तमिलों में रोष और शासन को लेकर उनमें अलगाव की भावना को बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियों उनकी भाषा एवं संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है, जिसके परिणामस्वरूप तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध तनावपूर्ण होते चले गए। अगला क्वेश्चन है, अथवा करके पूछा गया है। खुली, देखिए इसमें जहाँ अथवा करके दिया गया है वहाँ आपको एक ही क्वेश्चन देना है, सभी क्वेश्चन नहीं देना होगा। चाहे जब अथवा करके आए तो आपको यानी विकल्प के रूप में है, एक ही क्वेश्चन करना है, दोनों क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। खुली रोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। तो खुली बेरोजगारी यह वह परिस्थिति है जिसमें किसी देश में श्रम शक्ति तो अधिक होती है किंतु औद्योगिक ढांचा छोटा होता है। वह सारी श्रम शक्ति को समान अवसर नहीं प्रदान कर पाता, अर्थात श्रमिक काम करना चाहता है किंतु उसे काम नहीं मिलता। यह बेरोजगारी भारत के अधिकतर क्षेत्रों औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की परिस्थिति जिसमें व्यक्ति काम में लगे हुए दिखाई देते हैं किंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं। जैसे भूमि के छोटे टुकड़े पर 6 लोग काम कर रहे हैं किंतु उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना 3 लोगों के काम करने से होता है। ऐसे में 3 अतिरिक्त लोग जो काम में लगे हुए हैं वो प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं, क्योंकि उनके काम करने में उत्पादन पर कोई लाभ या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्णात्मक 2 है, इसमें 150 शब्दों का आपको उत्तर देना है। यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की समीक्षा कीजिए। ये देखिए, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड 18वीं शताब्दी के मध्य राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में विभाजित हो गए। उन्होंने सामाजिक पहचान या तो आम संस्कृति साझा नहीं की। कुछ महत्वपूर्ण कारकों ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया जो निम्नलिखित हैं, जैसे नए मध्यम वर्ग का उदय, उदारवाद की विचारधारा का प्रसार, रूढ़वादियों की नई भावनाओं का विनयना की संधि, क्रांतिकारियों का उदय। 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा जिसने यूरोप के वंश साम्राज्यों के स्थान पर देश और राज्य के उदय का नेतृत्व किया। फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक राष्ट्रवाद का मार्ग प्रशस्त किया। फ्रांसीसी क्रांति के पुराने राजशाही आदेश पर सवाल उठाया और एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया। एक संयुक्त समुदाय के रूप में राष्ट्र पर बल देने के लिए फ्रांसीसी क्रांति ने पितृभूमि नागरिक और फ्रांसीसी लोग के बीच एक फ्रांसीसी ध्वज का विचार दिया। इससे सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ एक केंद्रीकृत शासनिक प्रणाली की शुरुआत की। क्षेत्रीय भाषा की जगह देश की एक सामान्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की। क्षेत्रीय भाषा की देश की एक समान भाषा के रूप में स्वीकार किया। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार के माध्यम से ही नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्र के विकास में संस्कृति ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कला, कविता, कहानियों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने और आकार देने में सहायता की। प्रेमपूर्ण कलाओं और कवियों ने तर्क, वितर्क और विज्ञान की आलोचना की। भावनाओं
अंतर्ज्ञान और रहस्यमय भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने एक राष्ट्र के आधार पर रूप में एक साझा सामूहिक विरासत की भावना पैदा करने का प्रयास किया। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वामित्वों या स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण बताइए। तो देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधनों में निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सका। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। वह संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते थे व्यक्तिगत संसाधन कहलाते थे, जैसे बागान, चारागाह, भूमि, तालाब और कुओं का जल आदि निजी व्यक्तिगत संसाधन के उदाहरण हैं। दूसरा सामुदायिक संसाधन। वह संसाधन जिनका स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों के पास समान रूप से उपलब्ध होता है सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे गांव की चारण भूमि, शमशान भूमि और शहरों में सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, खेल का मैदान आदि। राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी स्तर पर देश में पाए जाने वाले संपूर्ण संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। इन संसाधनों पर देश की सरकार का कानूनी अधिकार होता है। खनिज संसाधन वन एवं वन्य जीव, जल तथा राजनीतिक सीमा के अंदर महत्वपूर्ण भूमि राष्ट्रीय संपदा के अंतर्गत आती है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इन संसाधनों पर संचालन एवं स्वामित्व का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के पास रहता है। उदाहरण स्वरूप तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी के बाद खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होगा। ऐसे संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक संसाधनों की सहमति के बाद ही संभव है। अगला क्वेश्चन है आपका ये कि केंद्र राज्य के संबंध को समझाते हुए भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसे अपना रेखांकित कीजिए, जिनका अपना संविधान है रेखांकित कीजिए। तो ये देखिए क्वेश्चन, इसका आंसर है केंद्र राज्य संबंध से अभिप्राय किसी लोकतांत्रिक राष्ट्रीय राज्य में संघवादी केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच आपसी संबंध से होता है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग एवं समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान तय किए गए। संघवाद को केंद्र राज्य संबंध के पुनर्गठन के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है। हालांकि भारतीय संविधान ने संघ और राज्यों के सरकारों के मध्य में शक्तियों को निर्धारित किया हुआ है। 1990 के भारत या स्थिति परिवर्तित हुई तथा इसी समय केंद्र ने गठबंधन सरकार की शुरुआत भी की। जब किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो प्रमुख राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय दलों सहित अनेक पार्टियों से गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ती थी। भारतीय संघ में सभी राज्यों को एक समान अधिकार प्राप्त नहीं है। भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है और इस राज्य का अपना संविधान है। ऐसी परिस्थिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त है। धारा 370 के प्रावधानों के मुताबिक संसद को जम्मू कश्मीर के विषय में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है। किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ती है। और अगला है, किसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती। राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा की अनुमति के बिना इस राज्य में भारतीय संविधान के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता। अगला है, भारत के स्थानीय निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक इस राज्य में जमीन या मकान नहीं खरीद सकता। भारत के कई
अन्य प्रदेशों के लिए भी कुछ ऐसे ही विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान की धारा 360 यानी देश में वित्तीय आपातकाल लगाने वाला प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यमों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, अधिक रोजगार विकसित करने के विभिन्न माध्यम इस प्रकार हैं। नंबर 1, तकनीकी और संस्थागत उपाय। तकनीकी सुविधाएं जैसे सिंचाई, संकर बीज की उपलब्धता, कृषि की आधुनिक तकनीक के बारे में जागरूकता, कृषि योग्य भूमि के उत्पादन में वृद्धि और कृषि में मानव बल की आवश्यकता को बढ़ाती है। बाजार परिवहन, भंडारण की सुविधा और अन्य प्रसंस्करण इकाइयों जैसे संस्थागत समर्थन से उपशहरी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों में किसानों से रोजगार में वृद्धि करेगा। अगला है कृषि संवर्धन। कृषि क्षेत्र में विविधता लाने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें 60% से अधिक लोग कार्यरत हैं। किसानों की फसलों की कृषि के साथ साथ संबंध कृषि गतिविधियों जैसे मत्स्य पालन, बागवानी, सिल्क के लिए पशुपालन, शहद के लिए मधुमक्खी पालन आदि करने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। लघु उद्योगों और बैंक ऋण को की ओर ध्यान केंद्रित करना। अधिकांश किसान रिश्तेदारों और मित्रों, व्यापारियों, साहूकारों जैसे ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर करते हैं जो बहुत ही अधिक ब्याज दर लेते हैं। इसलिए वाणिज्य बैंकों द्वारा सस्ती दरों पर किसान को ऋण प्रदान करने से उन्हें स्थापित करने में मदद मिलेगी। ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने से बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार पैदा हो सकता है, जैसे चावल दाल मिल की स्थापना जैसे कुछ किसान उन मिलों में काम कर सके। कृषि उत्पादों में आलू, टमाटर, चावल, गेहूं आदि अन्य के लिए शीत भंडार गृह और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की जा सकती है। ग्रामीण सुधार। ग्रामीण अवसंचार में सुधार। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, परिवहन, बैंकिंग, गोदाम, बाजार आदि में कमी है। सरकार को गांवों को बाजारों के मध्य अच्छे सहयोग के लिए अधिक निवेश करना चाहिए। यह किसानों को और अधिक उत्पादक रोजगार प्रदान करेगा, साथ ही परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में नियोजित अन्य व्यक्तियों को भी लाभान्वित करेगा। अगला क्वेश्चन है, सबने अवज्ञा आंदोलन क्या है, इसके कारण एवं प्रभावों को बताइए। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। इसके लिए उन्होंने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। महात्मा गांधी के द्वारा 20 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह शुरू करने का निश्चय किया। इन्होंने 12 मार्च को साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी यात्रा के लिए पद यात्रा प्रारंभ की। 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक बनाकर कानून तोड़ा। सबने अवज्ञा आंदोलन के कारण सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित कारण थे जो इस प्रकार हैं। पहला, ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर भारतीयों के लिए संघर्ष के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं छोड़ा। देश में नौकरशाही तेजी से बढ़ रही थी और मजदूरों की दशा शोचनीय हो गई थी। देश की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी से भारत भी अछूता नहीं रहा। इस कारण किसानों व मजदूरों की दशा अत्यधिक शोचनीय हो गई थी। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन की स्थिति होने से जनता में निराशा फैल चुकी थी, जिससे दूर
जिसे दूर करने के लिए यह आंदोलन आवश्यक था। मेरठ संयंत्र केस के अंतर्गत 1929 में सरकार ने कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया, जिस कारण लोगों में क्रोध की भावना फैल रही थी। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन में वर्ष 1929 में पारित पूर्ण स्वराज की मांग को ठुकरा दिया था। अतः इस परिस्थितियों में आंदोलन का मार्ग अपरिहार्य हो गया था। ब्रिटिश सरकार डोमिनियन स्टेट देने तथा इसके लिए संविधान बनाने हेतु गोलमेज सम्मेलन में आयोजन से पीछे हट गई थी। परिणामस्वरूप देश का वातावरण तेजी से ब्रिटिश सरकार विरोधी होता गया। गांधी जी इस अवसर का लाभ उठाकर इस विरोध को सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर मोड़ दिया। इसका प्रभाव देखिए क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित प्रभाव हुए। पहला, इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया, अतः महिलाओं को सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने में यह आंदोलन उल्लेखनीय रहा। किसान एवं मजदूर वर्ग ने भी इसमें व्यापक भागीदारी निभाई। दूसरा, सरकार ने कठोर दमन के बाद भी लोगों ने हिंसा का सहारा नहीं लिया, जिससे गांधी जी की अहिंसा सिद्धांत की वास्तविक स्तर की सराहना हुई। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से विदेशी कपड़ों के आयात में कमी हुई, जिस कारण उद्योगपति वर्ग का सरकार पर सुधारों हेतु दबाव पड़ा। और तीसरा, लोगों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ, जिस कारण 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों को अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। अगला क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात होने वाले सुधारों के बाद भी महिलाएं अब भी पुरुषों के से पीछे हैं। भारतीय समाज अभी भी पुरुष प्रधान व पितृ प्रधान समाज है। भारत में महिलाएं विभिन्न तरीकों से भेदभाव का सामना कर रही हैं, जैसे साक्षरता। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर कम है। जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 82.14% और महिलाओं की साक्षरता 65.46% है। स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट अधिक है, क्योंकि माता पिता लड़कों की पढ़ाई में व्यय करने को प्राथमिकता देते हैं। अनपेड कार्य। भारत में औसतन एक महिला एक पुरुष की तुलना में प्रति 1 घंटा अधिक कार्य करती है, लेकिन उन्हें घर पर कार्य करने के लिए भुगतान नहीं किया जाता। मजदूरी में अंतर। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में समान कार्य के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। इस अधिनियम के पश्चात भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, चाहे वह दोनों समान कार्य ही क्यों न करें। लिंगानुपात। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप लड़कों को प्राथमिकता देते हैं और जन्म देने से पहले लड़की का गर्भपात करवाने के माध्यम ढूंढते हैं। इस लिंग चयनात्मक गर्भपात के कारण बाल यौन अनुपात में कमी आई है। देश में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं, जो कि कम है, जनगणना 2011 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, बाजार के नियमों और विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ी? कुछ उदाहरण देकर समझाओ। बाजार में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्रायः स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब भी कोई शिकायत आती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। मानो
बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी ही नहीं रह जाती। ठीक इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोगों को निम्न वेतन पर कार्य करना पड़ता है। साथ ही उन परिस्थितियों को भी सहन करना पड़ता है जो न्यायोचित नहीं होती है। यह परिस्थिति प्रायः उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है। ऐसे शोषण को रोकने के लिए उनकी सुरक्षा हेतु नियमों व विनियमों की आवश्यकता होती है। जैसे सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या नागरिकों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, लेकिन फिर भी इसका उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। सिगरेट उत्पादक कंपनियां में यह बात मनवाने के लिए कि उनका उत्पादन कैंसर का कारण हो सकता है, इसके लिए हमें न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अतः उपभोक्ताओं को सुनिश्चित करने के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता पड़ी। अगला क्वेश्चन मानचित्र से आएगा आपका। ये देखिए मानचित्र है का 29 में का और खाद्य मानचित्र है। तो इन मानचित्रों को आपको भरना पड़ेगा। तो निम्नलिखित स्थानों को भारत में दिए गए हैं। चिन्ह द्वारा चिन्ह दर्शाइए। सही नाम स्थान है तो आपको आधे आधे नंबर यानी एक एक नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, वह स्थान जहां किसी घटना का कारण गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थापित किया, वह स्थान जहां वर्ष 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहां सोती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, वह स्थान जहां सर्वप्रथम नमक बनाया गया। तो आपका ये देखिए ये तो वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग की गई, प्रस्ताव किया गया था, वो क्या है? पहला है लाहौर। वह स्थान जहां किसी घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था, चौरी चौरा। ठीक है, तो ये देखिए आपको भरने को आएगा, दोनों भरने को दिया गया है। और ये देखिए खा खंड में भी मानचित्र आपको दिया गया है। ये मानचित्र है, इसको भी आपको भर। तो ये देखिए आपको दोनों दिए गए हैं, ये दोनों आपको भरना होगा। ये ठीक, तो ये वीडियो आपका यहीं पर समाप्त हुआ। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।